वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का करेंट कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में। भारत ब्रिटेन संबंध से संबंधित जो अपडेट हुए हैं पिछले दिनों, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई, ये तो एक बात है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता भी हुई है। तो इन दोनों प्रमुख न्यूज़ को देखेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इन वार्ता के दौरान कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा हुई। भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मध्य जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP पर कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे चर्चा हुई। ये क्या है भारत ब्रिटेन के संबंधों के संदर्भ में। इसके अलावा रोड मैप 2030 ये क्या है, इन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। भारत के लिए ब्रिटेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। हमारा जो इतिहास है वो भी थोड़ा सा कड़वा ही है। ब्रिटेन ने भारत जैसे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देश को गुलाम बना के रखा। इस कारण से आप देखेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध है वो उतना ज़्यादा विस्तार नहीं पा पाया। अभी भी भारत और ब्रिटेन के संबंध में कहीं ना कहीं एक डाउट्स बना रहता है, और विशेष करके सरकारों के मध्य तो चीज़ें आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन लोगों के मन में आज भी ब्रिटेन के प्रति वो भावना आ नहीं पाई है कि ये हमारा वास्तविक और सच्चा मित्र हो सकता है। तो उस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसा क्या किया जाता है जिससे दोनों देश के जो लोग हैं, खास करके भारत जैसे देश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत गुलाम रहा था, भारत विक्टिम रहा था, इसलिए यहाँ के लोगों की भावना, उसका दिल जीतने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाता है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये सब बातें यहाँ की भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ विस्तार से देखेंगे। हम आगे बढ़े इसके पहले मेरा परिचय, आते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की बात पर। वसुधैव कुटुंबकम भारत का हमेशा से एक दर्शन रहा है, लेकिन ब्रिटेन का ऐसा नहीं रहा है। ब्रिटेन के इतिहास को आप देखें, भले भारतीय मूल का एक व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री अभी है, लेकिन ब्रिटेन का दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का नहीं रहा है, बल्कि भारत या अन्य जो देश हैं उसको लूटने का रहा है, गुलाम बनाने का रहा है, शोषण करने का रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एक विपरीत मानसिकता, एक विपरीत दर्शन वाले देशों के मध्य किस तरह से एक संबंध, एक मजबूत संबंध डेवलप हो सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। कुछ तो ऑफिशियल प्रयास किया जा रहा है और कुछ ऑफिशियल प्रयास से इतर भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों के मन में ब्रिटेन के प्रति जो धारणा है उसको चेंज किया जा सके। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बैठक की। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी पहली यहाँ यात्रा है, उनकी पहली यात्रा है। अब यहाँ कुछ फोटोज को देखेंगे। इन फोटोज के माध्यम से भारत और ब्रिटेन के बीच में एक अनऑफिशियल जो एक चीजें चल रही हैं उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। लोगों के दिल को जीतने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाता है उसको हम लोग यहाँ देखने समझने का प्रयास करेंगे। बायलैटरल रिलेशन में इस तरह की चीजें, इस तरह के ट्रिक्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की मानसिकता चेंज हो गई होगी। इसमें भी हमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ब्रिटेन की मानसिकता चेंज हो गई होगी। अभी भी उसी उपनिवेशी मानसिकता के तहत ब्रिटेन काम कर रहा है, या पश्चिमी देश भी करते हैं। ठीक है, यहाँ आप कुछ तस्वीरों को मैं इंगित करता हूँ। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारतीय प्रधानमंत्री किस तरह से उनका मतलब बॉडी का एक बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा मायने रखता है। इससे ये पता चलता है कि दो देशों के बीच में जो संबंध है उसमें बड़ा कौन, छोटा कौन। ठीक है, तो पश्चिमी देशों में हमेशा ये रहा है कि वो अपने आप को जो है बड़ा समझते हैं, अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। इसीलिए एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, ये जो ऐसे हाथ रखने की जो बात है, ठीक है, ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब वो एक छोटे भाई की तरह बिहेव भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ऋषि सुनक के साथ नहीं, ब्रिटेन के साथ है। तो भारत का ब्रिटेन के साथ इस तरह का जो है मतलब एक अनौपचारिक टाइप का एक जेस्चर दिखाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत के कद के संदर्भ में इस तरह का जेस्चर बड़ा ही महत्व रखता है। इसके अलावा आप देखें तो भारतीय लोगों का दिल जीतने के लिए, वैसे उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो नारायण मूर्ति की बेटी हैं, और इस कारण से भी भारत के साथ एक विशेष तरह का जो है भारतीय मीडिया ने एक अलग तरह से कवरेज किया। भारतीयता के रंग में दोनों लोग नजर आए, रंगे हुए। जब सनातन पे आज के डेट में सवाल उठाया जा रहा है, कुछ
मूर्ख नेता ये कह रहे हैं कि सनातन को ही खत्म कर देंगे, जबकि सनातन खत्म होने की चीज नहीं है। सनातन तो जो सदा सर्वदा से चल सकता है, सनातन को बस फॉलो करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, खैर यहाँ सनातन के प्रति इन्होंने आस्था भी दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये न्यूज जो है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ही पहुंचती, पूरी दुनिया में पहुंचती है। तो जानबूझ के इस तरह का कुछ प्रयास भी किया जाता है, भारतीयता के रंग में रंगने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोगों के मन में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रति एक सकारात्मक वाइब्रेशन पहुंचे। अब देखते हैं काम की बात। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कल हम लोग ने बात किया था ये रणनीतिक साझेदारी के बारे में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दो देशों के बीच में जब बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध बनता है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे उच्च स्तर का पार्टनरशिप माना जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजों को, कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया है, जैसे कि कंप्रिहेंसिव टर्म लगाया गया, ठीक ना, स्पेशल भी कई बार लगाया जाता है, स्पेशल एंड कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा टर्म भी लगाया जाता है। ये सब ये दिखाने के लिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी महत्वपूर्ण में भी कितना महत्वपूर्ण या कितना समग्र स्ट्रेटेजिक रिलेशन होगा। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में इस तरह का स्ट्रेटेजिक रिलेशन से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक समझौता 2021 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना कि भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी से संबंधित एक समझौता 2021 में हुआ। इस समझौते का उद्देश्य क्या था और इस समझौते में क्या क्या प्रमुख बातें की गई, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2030 का एक रोड मैप लिया गया। ये जो यहाँ लिखा हुआ है रोड मैप 2030, तो 2021 में ये जो समझौता हुआ उसमें 2030 तक का रोड मैप लिया गया। और रोड मैप में ये कहा गया कि रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशंस, इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और मजबूत किया जाए और कई क्षेत्रों में मजबूत किया जाए। इसमें कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र थे। एक तो हेल्थ केयर था, इसमें क्षेत्रों का नाम वैसे यहाँ उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन अगर एकदम टू द पॉइंट समझना है तो ये समझिए कि 5 क्षेत्र थे। एक तो पहला क्षेत्र था हेल्थ केयर, दूसरा क्लाइमेट चेंज, पीपल टू पीपल लिंक्स, तीसरा, चौथा डिफेंस एंड एरोस्पेस, और 5वां ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, समझ गए, चूंकि यहां लिखने का स्पेस कम है, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। हेल्थ केयर था पहला, दूसरा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दा, तीसरा मुद्दा था पीपल टू पीपल लिंक, चौथा है डिफेंस एंड एरो स्पेस, और 5वां मुद्दा इसमें है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन है उसी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी किया जाएगा। अब ये सभी बातें पाइपलाइन में चल रही हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्लाइड में जितनी भी बातें हैं सबको समराइज करके फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंध है, मजबूत है, और जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ब्रिटेन से ही स्वतंत्र हुआ है, तभी से संबंध है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में अविश्वास का वातावरण अभी भी है, खास करके जनता के बीच में, भारतीय जनता के बीच में। इसलिए दोनों पक्ष अब जो है व्यापक तरीके से अपने संबंधों को मजबूत करना चाह रहे हैं। उसी संदर्भ में 2021 में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी और कंप्रिहेंसिव बनाने का एक प्रयास किया गया 2021 में। इसी 2021 में यह भी कहा गया कि रोड मैप 2030 के तहत भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत किया जाएगा, यानी 2030 तक का एक टारगेट लिया गया। यह भी इसी का एक पार्ट है, इस बात को समझ जाना। अब इसमें रोड मैप 2030 में कौन कौन से मुद्दे थे, तो ये सभी मुद्दे थे। इसको अगर एकदम से टू द पॉइंट लिखें तो 5 स्पष्ट मुद्दे थे। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, पीपल टू पीपल लिंक्स या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, यानी लोगों और लोगों के बीच में, उस देश के लोग और इस देश के लोगों के बीच में संपर्क। इसके अलावा डिफेंस और एरो स्पेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच में 2030 तक या उससे पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा, यानी मुक्त व्यापार समझौता किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में जो वार्ता हुई G20 सम्मेलन के दौरान, उसकी बात हो गई। अब जो है एक नए विषय पे बात करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में नई दिल्ली में
12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता भी हुई है, यानी EFD भी आयोजित की गई है। ये 11 दिसंबर, 10 दिसंबर को आप जानते हैं कि 10 सितंबर तक G20 था, 11 सितंबर को ये हुआ है, तो उसी के अंतर्गत मैंने इसको ले लिया, इसीलिए मैंने अपडेट्स लिखा है। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे जो मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया, और ब्रिटेन की तरफ से यूके चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जेरेमी हंट ने किया। ये नाम जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी करंट है तो कई बार ध्यान में रख लेना चाहिए। अब यहाँ जो बैठक हुई है इसमें किस किस मुद्दे पे बात हुई है उसको हम लोग देखते हैं। पहली बात तो है कि भारत और यूके ने वित्तीय सेवाओं पर, फाइनेंशियल सर्विसेज पर अपने सहयोग को और गहरा करने, एक दूसरे की ताकत के साथ आगे बढ़ने, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आपसी आकांक्षाओं यानी कि म्यूचुअल जो एस्पिरेशंस है उसका समर्थन करने की प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट दोहराया। ठीक है, तो एक तरह से ये पता चल रहा है, जैसे देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में IR वाला जो सेक्शन है ना, GS पेपर 2, उसमें करंट अफेयर से ही अधिकतर पूछा जाता है। वैसे IR का तो पूरी पढ़ाई होती है, लगभग जितना देर कभी कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं, मैं भी IR का फैकल्टी बहुत समय तक रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली जो है करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, या 90% रोल करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, तो मान लो कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया कि भारत और ब्रिटेन के संबंध अभी तक जितनी ऊंचाई को प्राप्त करने चाहिए थे नहीं कर पाया, लेकिन विगत कुछ वर्षों में इसमें काफी तीव्रता देखने को मिल रही है। ये जो लाइन में बोल रहा हूं इस पे आप ये क्वेश्चन ही हुआ, तीव्रता देखने को मिल रही है, टिप्पणी करें, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ना सुन पाए तो पीछे होकर के फिर से इस लाइन को सुन लेना। सेंस ये है कि भारत और ब्रिटेन का संबंध अभी तक तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन अभी तीव्रता देखने को मिले, इस संदर्भ में आपको कुछ बात बतानी है। तो ये सभी बातें जो है आपके काम की होंगी। ठीक है, कि दोनों देशों के बीच में वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में, अन्य चीजों के संदर्भ में, सतत विकास के संदर्भ में बातें हो रही हैं। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, गिफ्ट IFSC, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना है? IFSC गिफ्ट, ये क्या हुआ? एक्चुअली इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। IFSC का मतलब हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या है? IFSC, तो इसको गिफ्ट IFSC कहा जा रहा है, गिफ्ट IFSC कहा जा रहा है, लेकिन आपको फुल फॉर्म जानना है सिर्फ IFSC का, उसके बाद गिफ्ट से इसको करेक्ट हम लोग कर देंगे। तो ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये यहां लिखा हुआ था, मैंने अनावश्यक लिख दिया। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट IFSC, ये अवस्थित कहाँ है? तो ये अवस्थित है गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है। तो गिफ्ट सिटी और IFSC का मामला क्या है? तो देखो वास्तव में ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस यानी वित्तीय सेवा, ऊपर जो आप देख रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं से संबंधित एक सेंटर है, केंद्र है, जो कि अवस्थित है गिफ्ट सिटी में। अब ये बहुत बड़े क्षेत्र में इसको डेवलप किया गया है, और डेवलप कब से किया जा रहा है वो सब भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ बताते चला जाऊँ। इसको डेवलप किया गया है, ये है, ये एक और बात समझ लेते हैं, इसको डेवलप किया गया है एज अ सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जान रहे हो? एक्चुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हो जाता है कि जिस जोन में ये विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है, वो एक तरह से वैदेशिक क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, वैदेशिक क्षेत्र मान लिया जाता है, और चाइना का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसी से प्रभावित प्रेरित होकर भारत में भी ये प्रयोग किया गया, और इसके लिए बजाबते एक कानून बना हुआ है, उसको कहते हैं सेज एक्ट। सेज एक्ट 2005 का ये एक एक्ट बना हुआ है। तो सेज सिटी के रूप में गिफ्ट सिटी को डेवलप किया गया, और गिफ्ट सिटी में इस तरह का GIFT IFSC अवस्थित है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पे जो है कंस्ट्रक्शन आदि किया जा रहा है। इसको स्टैब्लिश करने मतलब इसका आधारशिला डाला गया था 2015 में, नहीं, आधारशिला डाला गया था 2011 में, फाउंडेशन स्टोन इसका 2011 में डाला गया था। उसके बाद फिर डेवलप होते रहा, और 2017 में इसका पहला जो प्रोजेक्ट था, पहला जो इसका फेज फर्स्ट था 2017 में आ गया। समझ में आया गिफ्ट और IFSC के बारे में।
IFSC वास्तव में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो कि अवस्थित है गिफ्ट सिटी में। इसको पूरा बोला जाता है गिफ्ट IFSC बोल दिया जाता है बस, ठीक है। और ये है क्या, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो 2005 का उसके अंतर्गत काम करता है। और इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था 2011 में, जब मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2017 में इसका फर्स्ट फेज जो है लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो वित्तीय सेवाओं से संबंधित एक बहुत बड़ा हब माना जा रहा है, ठीक है। आप इसका एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। बातचीत में बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिकताओं, मजबूत फिनटेक। फिनटेक मतलब पार्टनरशिप, मतलब क्या हुआ, देखो फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो कि AI के बारे में आप क्या कहोगे, AI तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये फाइनेंस सेक्टर के लिए अगर उपयोग हो रहा है तो AI जो है फिनटेक का एग्जाम्पल एक हो गया। मशीन लर्निंग, IoT, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो ये फाइनेंस टेक के एग्जाम, तो इन सब क्षेत्रों में दोनों देश क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए टिकाऊ वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए भारत और UK के बीच ज्ञान साझा करना, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सहयोग, समर्थन आदि पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ बातें करी जा रही हैं, जैसे एक बात ये कहा गया कि दोनों पक्ष बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, और दोनों देशों ने भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान रखना होगा। जब भी भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों की चर्चा करेंगे तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा भी की गई है। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तव में ये जो है एक तरह से जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एक तरह से ब्रिज का काम करेगा, ठीक है, फाइनेंस के लिए ब्रिज का काम करेगा। क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो भारत और UK में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए फाइनेंस ब्रिज के लिए इसकी घोषणा की गई है। और ये किसके अंतर्गत की गई है, तो ये राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये बात है। बात समझ में आई? तो पहले तो आप ये करो कि ये NIP NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में थोड़ा बताता हूं, तो इसके बारे में और आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। फाइनेंस ईयर 2019-20 से लेकर 2024-25 फाइनेंस ईयर इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, यानी कि कुल मिला के इन 5 वर्षों के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की बात थी, इसमें 100 लाख करोड़ की बात थी। 100 लाख करोड़ ऑब्वियसली रुपए की बात कर रहे हैं, तो 100 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात इसमें की गई थी। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं रखा है इसीलिए लिखने के लिए नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या उनका जो जीवन और सुविधाजनक बनाया जा सके, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, सामाजिक अवसंरचना किसको कहते हैं, जब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए हो, इन्वेस्टमेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, क्लीन एनर्जी के लिए हो, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए हो, तो इन सब के लिए जब इन्वेस्टमेंट होता है, इन सब के लिए जब काम होता है, इन सब के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना बनता है, तो उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मान लो कि रेल के लिए हो रहा है, रोड के लिए हो रहा है, एयरपोर्ट्स बनाया जा रहा है, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसकी घोषणा 2019 से लेकर 2024 यानी 5 साल के लिए की गई थी 100 लाख करोड़ रुपए के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत अब जब किया जाएगा तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए इंडिया UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा अभी की गई है। इसके अलावा इंडिया UK फाइनेंस पार्टनरशिप, बहुत सारे दो देशों के बीच में कई सारे जो है मंच वगैरह होते हैं, तो ये एक सामान्य सा मंच है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया UK फाइनेंस पार्टनरशिप, इसकी भी बैठक हुई है और इसमें कई सारे मुद्दों पर
बातचीत हुई है, खास करके वित्तीय आदान प्रदान और सहयोग के विषयों पर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया भारत और यूके के संबंधों के संदर्भ में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो। जब आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, व्यूज नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे बताऊं कि YouTube पे जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से फ्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें एडवर्टाइज भी जो आता है मोनेटाइज चुकी नहीं है, इसलिए एक पैसा मेरे हाथ में नहीं आता है। इसीलिए आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर किए हुए हैं तो लाइक शेयर आदि जो है करते रहें, तब तो मोटिवेशन होगा और आगे का वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।